जय मिथिला। आज जो है ना आपको हम बिजनेस स्टडीज़ का जो भी 2 मार्क्स वाला है रिपीटेड क्वेश्चन वो हम आज डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 5 चैप्टर तक, समझे, व्यवसाय का अध्ययन का, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे। देखिए, जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको, और उसमें इसमें जो है जितना भी हम बताए हैं, जिसमें से आपको डिफरेंस जो है, अंतर जो पूछता है आपको, हर चैप्टर से पूछते रहता है अंतर। हर साल 9 या 11 नंबर का जो है ना अंतर पूछते रहता है, तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो आपको क्वेश्चन आंसर जो भी है 2 मार्क्स का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझे, जो कि रिपीटेड है, समझे, जो कि 1 या 2 साल के बाद पूछते रहता है, वही सिर्फ हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स वाला। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का जो है ना परिभाषा बहुत पूछते रहता है आपको। मैनेजमेंट जब पढ़ने लगेगा तो मैनेजमेंट का परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। या आप तो लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो इस यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट का परिभाषा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर अचीविंग गोल्स टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी, मैनेजमेंट का हिंदी हो गया प्रबंध, और इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी कार्य को, समझे, प्रभावपूर्ण या दक्षता के साथ करना, यही हमारा नाम काम होता है प्रबंध का। एक बात समझिए आप, कि हम चाहते हैं कि इस पेन को एक दिन में कम से कम 500 पैकेट बने, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा सा मैनेजर हायर करना पड़ेगा, जो कि ये देख रेख करे कि सही में एक दिन में हमको 500 जो है पेन बन सके, समझे। उसके लिए एक अच्छा सा मैनेजर का जरूरत होगा। वो कैसे काम करेगा? वो प्रभावपूर्ण और दक्षता के साथ करेगा। मतलब क्या? इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ करेगा। बात समझिए, ये हम समझाए हुए थे, आपको हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन के रूप में, मतलब क्या, एक पेशे के रूप में प्रबंधन की बुनियादी विशेषता करें। इसमें से आपको 5-7 जो है ना आपको दिया रहता है बुक में, जो है 5-7 दिया रहता है, उसमें से आप कम से कम 2-3 लिख दीजिएगा। 2 मार्क्स में पूछेगा तो कम से कम 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, समझे। जिसमें पहला आप लिखिएगा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब क्या, कि किसी भी पेशे में जाने के लिए विशेष ज्ञान का जरूरत होता है। देखिए, आपको जैसे कि आपको ले लीजिए सीए का, आप जो ऑडिट करिएगा तो आपको डिग्री चाहिए सीए का, समझे। जैसे कि मतलब लॉ, आप वकील बनिएगा तो वकील कैसे बनेगा? उसके लिए विशेष ज्ञान रहना चाहिए, लॉ का पढ़ाई होना चाहिए आपके पास, रहना चाहिए। तो वैसे ही एक मैनेजर के लिए प्रोफेशन के रूप में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहना चाहिए। कोई भी नॉलेज स्पेशलाइज्ड रहना चाहिए, मतलब विशेष ज्ञान रहना चाहिए उसके पास। सभी पेशे एक विशेष ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे कि आपको ले लीजिए कानून, वकील बनने के लिए आपको क्या चाहिए? विशेष ज्ञान में आपको लॉ आना चाहिए, समझे। उसी तरह से आपको ऑडिट करने के लिए क्या आना चाहिए? सीए का पढ़ाई आपको पूरा रहना चाहिए, समझे। फिर देखिए, आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जितना भी प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, वही हमारा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा एज ए प्रोफेशन। बात समझिए यहाँ पे, कि जितना भी हमारा प्रबंधन का विशेषता होगा, वही हमारा विशेषता आपको, नहीं सॉरी, जो हमारा पेशे का विशेषता होगा वही हमारा प्रबंधन का विशेषता हो जाएगा। किसके रूप में? एक पेशे के रूप में, याद रखिएगा। और किसी भी पेशा में जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहता है। मतलब क्या, कोई भी नहीं जा सकता है। मान लीजिए आप वकालत सब कर लेगा, नहीं कर सकता है, उसके लिए एक डिग्री चाहिए। प्रवेश निषेध कर देता है, परीक्षा पास करना पड़ता है, समझे। फिर तीसरा आपको ले लीजिए, इसका मोटिव रहता है सर्विस मोटिव। किसका? प्रोफेशन का मोटिव रहता है कि हमारा उसका काम, मतलब कि पैसा कमाना सेकेंडरी काम हो गया। ऐसा काम नहीं है सीए सब पैसा नहीं कमाता है, ऐसा काम बात नहीं है कि ये सब पैसा नहीं कमाता है, वकील सब, लेकिन उसका सेकेंडरी रहता है। पहला रहता है क्या? वो आपको फैसला अच्छा सुना है। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, डिस्कस 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कम से कम देखिए 4 रहता है, जिसमें से कम 2 जो भी याद रहेगा उसका लिखिएगा, कम से कम 2 का। जिसमें हम पहला लिखे साइंस नोट रूल ऑफ थंब, और दूसरा लिखे हम आपको हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब समझिए, आपको हिंदी में बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंध के 2 सिद्धांत पर चर्चा करें, कम से कम 2, कोई भी हो सकता है उसमें से। पहला हो गया आपको विज्ञान न कि अंगूठा टेक शासन। इसका मतलब क्या हो भाई, कि पहले क्या करते थे कि पुराने से पुराने तकनीक से हम कोई भी काम करते थे, उस काम को करने में हमको बहुत टाइम लग जाता था। तो अब क्या बोल रहा है कि नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि नया मशीन लगाइए, नए तरीका से काम करिए, समझे, ताकि कम ही देर में आपको ज़्यादा काम हो जाए, निकल जाए, समझे। इसके लिए आप क्या करिए, आपको आप साइंस का प्रयोग करिए, समझे, वैज्ञानिक तरीके से करिए, ना कि पहले जैसा अंगूठा टेक शासन की तरह नहीं करिए, समझे। एकदम वैज्ञानिक जांच
पर आधारित होना चाहिए। दूसरा रहता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या, सहयोग न कि टकराव। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध और श्रमिक में विश्वास और समझदारी होना चाहिए। देखिए ऐसा ना हो कि प्रबंधन कुछ और बोल दे करने के लिए और आपको जो है ना वर्कर जो काम करता है वो कुछ और कर दे। उस दोनों के बीच में आपको एकता रहना चाहिए, समझे। यही बोलता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, समझे। 2 प्रिंसिपल जो रहता है आपको यही बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, 2 प्रिंसिपल, कम से कम 2 प्रिंसिपल। वैसे 4 है, उसमें से आपको जो अच्छा लगे जो भी याद हो वो लिख लीजिएगा आप। 4 नंबर लिख लीजिए आपको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ। द लिबरलाइजेशन का परिभाषा आपसे पूछेगा, जिसका हिंदी होता है आपको उदारीकरण। इसका मतलब क्या हो गया, पहले क्या होता था, बहुत सारे ट्रेड में आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, समझे। वो तो पूरा रेस्ट्रिक्शन हटा दिया था, हटा देने। देखिए आपको उदारीकरण क्या होता है, इसका आशय भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने से है। पहले क्या था, बहुत सारा आपको रूल लगा दिया था, जिससे क्या होता था, बिजनेस कर ही नहीं पाता था। जैसे गुजरात अभी क्यों डेवलप कर रहा है, गुजरात में क्या है, आपको टैक्स मुक्त कर दिया है। मतलब क्या, जो भी बोल रहा है कि आइए आप 5 साल तक हम टैक्स ही नहीं लेंगे, सरकार बोल रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है क्या, तो कोई भी व्यवसाय लगाने के लिए आपको तैयार हो जाता था। अब पहले क्या होता था, बहुत सारा टैक्स, बहुत सारा आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, सरकार से बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता था, तब आप बिजनेस कर सकते, नहीं तो नहीं। तो उस बिजनेस का परमिशन को हटा दिया, उसी को बोला जाता है आपको लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। दूसरा आता है आपको ग्लोबलाइजेशन, जिसका हिंदी होता है वैश्वीकरण। इसका अर्थ है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एकजुट हो जाना। देखिए अभी जो हम चाहते हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, तो अगर हम चाहेंगे चाइना का माल भी मंगाना तो आ सकता है। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। मतलब कि डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी को दोनों को मिलाना, वही हमारा होगा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। प्राइवेटाइजेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर याद होगा तो याद हो, सही होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पूरा काम जो आधा से ज़्यादा काम जो है ना अब सरकार करता था। तो सरकार क्या बोला कि देखिए, जिसको हिंदी में निजीकरण भी बोलते हैं, कि अब जैसे कि आप बोले रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। इससे क्या होता है फ़ायदा कि निजीकरण जो हो जाता है ना, तो आपको जो है ना काम करने पर वर्कर्स जो है एक्टिव रहता है। अगर काम नहीं करिएगा तो हम पैसा ही नहीं देंगे। पहले क्या होता, काम करिए या नहीं करिए आपको पैसा मिल जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, निजीकरण बहुत आदि कुछ को करते जा रहा है। इससे फायदा क्या होता है आपको कि काम करना ही पड़ेगा आपको, समझे। वही हो गया प्राइवेटाइजेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर में आप ले लीजिए। स्टेट इन टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कम से कम 2 जो है ना लिमिटेशन लिखिए, इसका हिंदी में लिखे हुई है। हाँ, नियोजन की कम से कम 2 सीमाएं बताएं, कम से कम 2 सीमाएं बताएं। तो पहला हो गया आपको टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग करने में क्या होता है भाई, नियोजन करने में क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक कैफ़े खोलें, उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि खाना बनाने में शेफ़ कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगा, उसके बाद आपको कौन कौन सा आपको वॉलपेपर लगाना पड़ेगा, समझे, किस किस से बात करना पड़ेगा। तो सब कुछ के लिए टाइम कंज्यूम होता है प्लानिंग करने से, इसलिए यह बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। समय की नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, समय बहुत ज़्यादा लेता है आपको नियोजन करने में, समझे। आइए, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। मतलब क्या, नियोजन में भारी लागत लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। धन एवं समय दोनों से जो है ना आपको नियोजन का लिमिटेशन है। धन भी लगता है और समय भी लगता है, पैसा भी लगता है आपको और उसमें समय भी देना पड़ता है कोई भी चीज़ प्लानिंग करने से, समझे। वैसे अचानक कर देते तो ज़्यादा धन भी नहीं लगता है और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। लेकिन प्लानिंग करके करते हैं तो यही होता है कि 100% श्योर हो जाते हैं कि नहीं सक्सेस मिल सकता है, समझे। तो प्लानिंग का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान है। तो नुकसान में 2 आप ये लिख दीजिएगा कि एक तो कॉस्टली होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, समझे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर में देखिए आप क्या है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। मतलब क्या, अधिकार अंतरण के तत्व पर चर्चा करें। 3 तत्व है उसका, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रहता है डेलीगेशन का एलिमेंट। तो देख लीजिए, आपको पहला ऑथोरिटी का मतलब क्या हो, अधिकार, मतलब होता है ऑथोरिटी का मतलब अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को आप पावर दे रहे हैं कि आप फैसला ले सकते हैं, उसी को बोलता है ऑथोरिटी। हम बोल दिए
कि देखिए इस पेन को आपको बनाना है, वो भी 1 घंटा में। तो उसको पावर है कि स्किल में जो जो चीज़ लगेगा वो लाएगा। हम उसको पावर दे दिए कि तुमको जैसे हो रहा है बनाओ, हमको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में पेन चाहिए। तो उसको अथॉरिटी दे दिए हम। क्या उसके बाद होता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी होता है आपको उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व इसका अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की जिम्मेदारी। देखिए आपको हम इसको बोल दें कि देखो भाई इस जो पेन है 1 घंटा में चाहिए हमको, तो वो ठीक ढंग से हमको करके देगा। सो नहीं ये आपको रिफिल निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको हम काम दिए, अथॉरिटी दिए, पावर दिए, तो आप हमको जो है ना वो काम अच्छा से करके दीजिएगा। वही हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारण से नहीं दे पाए आप 1 घंटा में, तो जवाबदेही भी आप ही को रहना पड़ेगा किस कारण से नहीं दिए हैं। तो आपको कोई भी काम करने से अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों चीज़ देना पड़ता है आपको, तभी कोई काम सफल होता है बिजनेस में। तो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देख लीजिए आप हिंदी में देखते हैं आपको अधिकार अंतरण के तत्व पर चर्चा करें। पहला होता है अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा जवाबदेही। समझे? देख लीजिए आपको अगर काम नहीं होता है तो आपको जवाब उसी को देना पड़ता है। फिर आपको लास्ट आपको दिखाते हैं, आपको ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका परिभाषा आपको देना पड़ेगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या। अधिकार के अंतर से आप क्या समझते हैं, या प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं। अधिकार के प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट। मतलब क्या, मालिक जो प्रबंधक होता है और उसके नीचे जो काम करता है उसके बीच में टास्क का बंटवारा। हम बोल देंगे कि ये आपको जितना भी पेन है आप बना के दीजिएगा, और हम मैनेज करेंगे कि सही में पेन बन रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो दोनों का काम बट गया। मेरा काम है आपको देखना, आपका काम है बनाना। दोनों का काम बट गया, उसी को बोला था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझे? चलिए, थैंक यू सो मच।